हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। को खतरा और किसी से नहीं है, इन मुल्क को खतरा सिर्फ जाति उम्रा से है। आज भी मैं इनको निकाल सकता हूं, जब चाहूं मैं इनको निकाल सकता हूं। आज की इब्तिदा है और हमें इसे इंतहा तक ले जाना है और इंतहा इनके जुल्म और जबर की अंधेरी रात का खात्मा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। लाहौर में एहतजाजी जलसा जो है वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, जिसमें इमरान खान साहब अब से थोड़ी देर पहले पहुँचे। कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन देखना है कि वो खिताब क्या करते हैं और क्या ऐलानात करते हैं। जलसा बहरहाल बड़ा है, इसका नतीजा निकले या ना निकले, इसके बाद जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान मुमकिन तौर पर हो सकता है कि वो पंजाब हुकूमत को, राना सनाउल्लाह को इस्तीफ़े पे या शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफ़े पे मजबूर कर दे। क्या होगा इसका अंजाम? ये जो आज एहतजाजी तहरीक जिसका आगाज़ हुआ है, ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं जिसमें खान साहब हाथ झटक रहे हैं प्रॉबली का, और जब वो आए भी हैं स्टेज पे तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो कोई बहुत ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दिए। उससे पहले जनाब आसिफ अली जरदारी साहब थे और एक बहुत ही दिलचस्प जुमला में जहन में आ रहा था कि ये जो सारा स्टेज है ये ताहिरुल कादरी साहब का है, अवाम भी जो है वो दो जमातों की है, लेकिन फ़ायदा शायद कोई और उठाने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब अपने ऐलान का या एहतजाजी ऐलान का या एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनने के बाद क्या ऐलान करती है उसका में इंतजार रहेगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स भी आज वहां पे मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी थे और पैट के भी थे। ताहिरुल कादरी साहब की इक़्तिदा में अब सब इकट्ठे हैं। हुकूमत गिरा पाएंगे नहीं गिरा पाएंगे ये एक सवाल है जिस पे हम बात करेंगे। आज के इस पूरी जो सूरत हाल है उस पर मैं बिल्कुल प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद है हमारी बहुत ही मारूफ हरदिल अजीज़ गरीब, उनसे मैं ज़रूर बात करूंगी। हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार भी हैं, जनरल एजाज अवान साहब भी हैं और मज़हर अब्बास भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। शामी साहब से भी हम उनको भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह, गुफ्तगू उनसे भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले गरीदा फारूकी आपकी तरफ आना चाहती हूँ। गरीदा, सारा दिन आप भाई वहाँ पर रहीं, क्या देखा आपने, क्या महसूस किया, और ख़ास करके ये विजुअल जो हम देख रहे हैं हाथ झटकने वाले, कितनी सच्चाई है? खान साहब किस मूड में हैं और अगर मूड ख़राब है तो क्यों मूड ख़राब है? जी आसमा जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझसे बात की है और यहाँ जानने की कोशिश की है। बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आसमा जी आज हुई हैं, जिसमें एक तो ये हुआ कि बहुत प्लेजेंट सरप्राइज था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान अच्छी खासी तादाद में आज यहाँ जलसे में आए हुए थे। और जो एक इम्प्रेशन जा रहा था पिछले कुछ अरसे से कि पीपल्स पार्टी पंजाब से वाइप आउट होती जा रही है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने जो दो बड़े जलसे किए हैं पंजाब में, उसके बाद आज जरदारी साहब के लिए पीपल्स पार्टी के कारकुनान की अच्छी खासी तादाद में आना ये एक बहुत खुशगवार हैरत थी, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम मीडिया यहाँ जो मौजूद था। और इवन ये कि पीपल्स पार्टी के अपने लिए बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था। और पीपल्स पार्टी के झंडे हमें इनिशियली सबसे ज्यादा नजर आ रहे थे। उसके अलावा आपको क्या लग रहा है कि मतलब विन विन सिचुएशन किसके लिए ज्यादा है? जाहिर है कि जो स्टेज तैयार हुआ है जिसमें जो अवाम आया है, इसमें फायदा आपको पीपल्स पार्टी का ज्यादा दिख रहा है सियासी तौर पे? जी बिल्कुल आसमा जी, क्योंकि मैं स्टेज पर मौजूद हूँ, यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है तो मैं सही तरह से आपका सवाल सुन नहीं पाई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कारकुनान काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद थे और आसिफ अली जरदारी साहब को खिताब के दौरान सुनने के लिए पीपल्स पार्टी के कारकुनान का जोश व खरोश बहुत ज़्यादा था। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जरदारी साहब ने अपने खिताब के आखिर में जब GA के
के नारे लगवाए तो आखिर में वो जिए जमहूरियत का नारा लगाते लगाते खामोश हो गए और उसकी जगह उन्होंने कहा कि जिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी। ये बहुत कम लोगों ने इसको महसूस किया, लेकिन शायद वो स्लिप ऑफ टंग था या वो इरादी था या वो दानिस्तान था, बहरहाल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आसमा जी आप भी देख रही होंगी कि जरदारी साहब तो चले गए, लेकिन अपने नुमाइंदे के तौर पे उन्होंने एतजाज एहसन साहब को यहाँ पर बिठा दिया। और जब इमरान खान साहब आए तो उनके साथ शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन आए, लेकिन इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ नहीं बैठे। अच्छा गरीदा, ऐसा क्यों हुआ? ये आपने देखा होगा, एक तो हम चला भी रहे हैं कि थोड़ा वो हाथ झटका, खान साहब थोड़े नाराज थे। मैं दोबारा यानी जब वो स्टेज पे आए हैं और जो हाथ पकड़े उस पे उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है खान साहब की? वो खुश हैं, मुतमईन हैं, या वो नाराज हैं, वो चुप हैं, या कुछ सोच रहे हैं, या अगला लाएमल तैयार कर रहे हैं? व्हाट एवर, आई मीन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त दिख रहा है। खान साहब क्या किस मूड में है इस वक्त आपके सामने? इंसाफ के। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया आसमा जी। इमरान खान साहब जब आए थे जलसे में स्टेज पर तो उनकी बॉडी लैंग्वेज स्टिफ थी और उनके चेहरे के तासुरात कुछ ज्यादा प्लेजेंट नहीं थे, क्योंकि उनको पहले लाया जा रहा था पीपल्स पार्टी की जगह पर कि जहां एतजाज एहसन साहब बैठे हुए थे, जहां पर मंसूर भट्टू साहब बैठे हुए थे, कमर जमान खैरा बैठे हुए थे, और आपने देखा होगा कि पहले कादरी साहब यहीं बैठे हुए थे, इसी तरफ जहां पर मैं खड़ी हूँ, और यहीं पर उनके साथ इमरान खान साहब की कुर्सी लगवाई गई। लेकिन जैसे इमरान खान साहब आए और उनको बताया गया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ बैठना है, तो वो शायद इससे नाराज हो गए, उनकी बॉडी लैंग्वेज स्टिफ हो गई। हमने फौरन उनके चेहरे के तासुरात देखे, वो प्लेजेंट नहीं थे, और उनके आते आते फौरन कादिर साहब भी यहाँ से उठ के स्टेज के उस तरफ चले गए। इमरान खान साहब की कुर्सी भी हटा ली गई, यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन को भी, जो कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए थे, उनको वहां से उठा दिया और उनको अपने पास बुला लिया। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए एक सियासी सुबकी का मकाम भी है कि एतजाज एहसन साहब जैसा बड़ा रहनुमा यहाँ बैठा हुआ है, कमर जमान कायरा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन को यहाँ नहीं बैठने दिया, उनके साथ उनको उठा लिया और फवाद चौधरी साहब को उनकी जगह भेज दिया। और एक जो बिल्कुल गैर मारूफ से इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प। गरीदा, आप प्लीज हमारे साथ रहिएगा कुछ देर, आपको, और आप बहुत थकी हुई, हमें पता है सुबह से काम कर रही हैं, मगर थोड़ी देर रहिए ताकि हम कुछ और भी मेहमानों से बात करके आपके पास वापस आए। जनरल साहब, ये जो आपका क्या इंप्रेशन है, ये जो आज का जलसा है, आपको लग रहा है कि ये पिच किसी और की है, एम्पायर कोई और है, फायदा किसी और को मिलेगा, क्या ट्रॉफी किसी और को जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए आसमा, एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है। एक इवेंट है जिसके बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा इशू है जो 3.5 साल से पेंडिंग चला आ रहा है। हमें सबको पता है कि कुछ शहादतें हुई मॉडल टाउन में, कुछ लोग जख्मी हुए, और उनका तमाम तर मुतालबात के बावजूद आज तक वो केस, वो लोग सामने नहीं आए कि क्या ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इनएफिशिएंसी थी या पुलिस की तरफ से ज्यादती हुई, या पुलिस को हुक्म दिया गया कि कादरी साहब के मुल्क में लैंड करने से पहले पहले इस तरह का कोई इवेंट कर दिया जाए। तो तमाम एतबार से, हर एतबार से, ह्यूमैनिटी के एतबार से इस केस में प्रोब होना चाहिए था। और जस्टिस बाकर नजफी की जो रिपोर्ट है आपको लग रहा है इसके ऊपर कोई सियासत नहीं है? और नहीं, सियासत तो देखें, जहां सियासतदान इकट्ठे होंगे वहां हॉकी नहीं खेली जाएगी या क्रिकेट नहीं होगी, सियासत ही होगी। तो जब सियासतदान एक स्टेज पे बैठे हैं तो वो एक ऐसा इवेंट जो हो चुका है जहां पे गवर्नमेंट ने उन्हें अपनी ब्रॉड साइड दी है, हम मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं ब्रॉड साइड देना, ब्रॉड साइड दी है, उन्हें एक वीक पॉइंट हाथ लगाया तो लोग जो उनके अपोनेंट्स उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। शामी साहब, बिल्कुल शामी साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वापस जल साहब आती हूँ आपके पास, शामी साहब को मैं ज्वाइन हमें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, आज के जलसे का इंप्रेशन आपके नजदीक क्या है? अगर ये कामयाब है तो कामयाबी किसकी? अगर कामयाब आगाज है या ये फिर आप इसको अंजाम ही कहेंगे, यानी कोई होपफुल नहीं है आपके, कोई तहरीक कामयाब तहरीक होगी आगे जाके? ये देखिए, आज तो ये इसे एहतजाजी जलसा कहेंगे आप बस जी, इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते। अब आखिर में अगर कोई तारुल कादरी साहब या इमरान खान साहब कोई ऐलान करते हैं, तो आइंदा का प्रोग्राम देते हैं, तो फिर उस पर तबसरा हो सकेगा कि वो प्रोग्राम जो है वो किस तरह आगे बढ़ेगा और क्या नताइज हासिल करेगा। देखिए, इस वक्त
इंतखाबात की आमद है। 4-5 महीने की बात रह गई है, हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अब ऐसी सूरत में हुकूमत के खिलाफ वो जोशो खरोश पैदा नहीं हो सकता जो कि उसके पहले कुछ अर्सा पहले तक हो सकता। और जिस वक्त ये थानिया मॉडल टाउन पेश आया, अगर उस वक्त ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाती तारुल कादरी साहब के साथ और जरदारी साहब भी और इमरान खान साहब भी और दूसरी जमातें भी, तो इतनी शिद्दत से उनके साथ होती और उस वक्त ये मुतालबा होता कि ये थानिया मॉडल टाउन के जो जिम्मेदार हैं इनका हिसाब पंजाब हुकूमत से लेना है, तो उसका कुछ तासुर और होता। लेकिन उससे तो आपको मालूम है कि ये धरना हुआ, लेकिन सियासी जमातें जो थी वो उनके साथ नहीं थी और उनकी आवाज लेकिन शामी साहब, सॉरी कता कलामी माफ कीजिएगा कि ये जो ऐसा नहीं लग रहा कि तारुल कादरी साहब और पीपल्स पार्टी और पीटीआई दरिया के वो किनारे हैं जो कि साथ साथ तो चल सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते कहीं पे जाके। तारुल कादरी साहब कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये मिल जाएंगे? खास करके आज भी जो पहले आइए पहले पाइए वाली सिचुएशन थी, उससे तो बहुत से अबरू उठे हैं सर। देखिए, असल मसला यह है कि अब इंतखाबात होने वाले हैं और इंतखाबात में ये इकट्ठे नहीं रह सकते, इनको एक दूसरे के खिलाफ मुहिम चलानी है। तो इस वजह से इनका कोई पायदार इत्तेहाद जो है वो मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त मामला अदालतों में चल रहा है और ये मुकदमा जो है वो भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में है, जो रिपोर्ट बाकर में जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन उसके लिए भी लोग अब यही देखते हैं कि भाई अदालतों की तरफ रजू करना ज्यादा मुनासिब बात होगी। अदालतें इतनी ताकतवर हैं कि उन्होंने वजीर आजम को घर भेज दिया है। नवाज शरीफ साहब जो है वो नाअहल करार पा चुके हैं। तो अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हमारी अदालतें कर सकती हैं, तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ क्यों नहीं कर सकती और किसी दूसरे के खिलाफ क्यों नहीं कर सकती? तो इसलिए ये जो शोहदा का जो मॉडल टाउन के शोहदा का जो खून है उसके हवाले से जो बात कही जा रही है, तो बात तो अपनी जगह वजनी है, लेकिन उसका नतीजा खैर कैसे बनाया जाए ये अभी तक ये बात समझा, ये अभी तक तय नहीं पाया। बिल्कुल शाम साहब, प्लीज अगर आप हमारे साथ रह सकते हैं तो थोड़ी और वक्त दीजिए। मैं मजहर अब्बास साहब के पास जाती हूँ। मजहर साहब, आपको जैसे शामी साहब ने कहा कि ये पायदार इत्तेहाद नहीं बन सकता, तो ये पायदार एहतजाज कैसे बनेगा अगर ये इत्तेहाद नहीं बन सकता? तो शहबाज शरीफ हुकूमत गिराने के लिए देखिए आसमा, आज का जो शो था और वहाँ जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं मुख्तलिफ चैनल्स की, उससे अंदाज़ा तो यही होता है कि जितना बड़ा शो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना बड़ा शो नहीं हुआ। अब इसकी कई वजूहात हैं। एक बड़ी वजह यह है कि देखिए पीटीआई और पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं और लीडरशिप है उनका बिल्कुल भी जहन एक दूसरे से नहीं मिलता, ठीक अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और यही वजह थी शायद कि जो हाज़िरी थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी दोनों पार्टीज़ की। दूसरे ये कि आसिफ अली जरदारी साहब बहरहाल वो अपनी सियासत को एक्टिव रखना चाहते हैं, लेकिन वो डिसएडवांटेज हैं। दीगर जमातों को छोड़ें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो डिसएडवांटेज हैं। और ये अंदाज़ा पिछले इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार लड़ रहे थे वो जरदारी साहब की तस्वीर लगाने को तैयार नहीं थे और वो अंदाज़ा उन्हें आज भी हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर वो इंसिस्ट करते हैं और वो रहते हैं तो जाहिर है उनका हक है, ये वो रह सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान, जिनका पूरा 20 साल का बयानिया ही सारी सियासत ही उनकी घूमती ही एंटाई नवाज और एंटाई जरदारी हो, वो किसी भी तरह से किसी भी एहतजाजी तहरीक हो या वो उसका हिस्सा नहीं बन सकते। वो इतना ही लिमिटेड रहेगा और इतनी लिमिटेड में आप कम से कम इतनी पावरफुल गवर्नमेंट को गिराने की वो सलाहियत नहीं हो अनटिल अनलेस वो जो एक्सट्रीम जिसकी आज र्यूमर्स भी चली, जिसके गंडापुर साहब ने बात भी कर दी, उस तरीके से तो आप कोई पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक बात लेकिन है। उसके अपने जो नताइज हैं वो बहुत खराब होंगे। तो लेकिन एक टफ टाइम तो अगले कुछ दिनों में मिल सकता है रमेश कुमार साहब। ये तो हो सकता है ना कि अगले कुछ अरसे में गो के आपकी हुकूमत, अगर शहबाज शरीफ साहब को इतना है कि अभी बहुत हालात ख़राब होंगे, या पहले जब ये सानिया हुआ तो रिज़ाइन तो उसी वक्त कर देना चाहिए था मगर उन्होंने नहीं किया। अब अगर ऐसा होता है, प्रेशर बिल्डअप होता है, तो रिज़ाइन कर सकते हैं वो? शुक्रिया आसमा। पहले ही तो चीज़ ये कि सियासत जो ना वो एक इबादत होती है, एक खिदमत होती है, मगर यहाँ पे हो गई सियासत एक अदाकारी। लीडरान माई बाप होते हैं, मगर यहाँ पे लीडरान जो है वो एक
ऐसा मैं आज जो देख रहा हूँ, पहले तो डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी जो आसिफ साहब के लिए लफ्ज़ बोलते थे, उनका आपस में मिलना, फिर डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी की होशियारी कि उन दोनों को जो एक दूसरे को गाली के अलावा बात नहीं करते उनको बिठाना, तो आज वो भी आपको देख। और ये क्यों बैठे? नहीं, जो मियां साहब मोहतरमा के लिए बोलते थे, फिर उसके बाद जो मिसाक़े जमहूरियत हुआ, ये भी तो एक ही टेबल पे बैठे थे। मैं कहता हूँ कि माजी कुछ भी हरफे आखिर माजी में ये बिल्कुल PMA-11 और पीपल्स पार्टी में ये चीजें हुई, मगर मिसाक़े जमहूरियत के दौरान जब ये जो 90s वाला जो दौर गुजरा मियां साहब वाला, उसके बाद दोनों जो चले गए यहाँ से, तो ये वक्त उन सीख गए। मगर जो हालात और हिस्ट्री से लोग सीखते हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई। आसिफ साहब सीखे हुए थे, मगर फिर भी जो आज जो इन्होंने बताया, जो इशू बेस्ड जो इशू है, वो इशू ये नहीं है। इशू ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को आगे कर दिया है कि भाई आगे वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब इनको शहबाज शरीफ के लिए एक ऐसी एजेंडा बन गई कि अगर शहबाज शरीफ आगे आ गया तो ये 2018 से 2023 अच्छा तो हम सोच ही नहीं सकते। इसी वजह से सारी चीजें सारे और वही कातिल लीग जिसको कहते थे, आज वही कातिल लीग वाले भी इकट्ठे बैठे हैं। आज आसिफ साहब क्या अल्फाज वो बोलते थे, आज वो भी इकट्ठे बैठे। मैं समझता हूँ ऐसी और जो आज नहीं, और फिर आप भी 2008 में आपने भी इकट्ठे हुकूमत पीपल्स पार्टी और उन्होंने बनाई, जो एक हाइप दी गई। अच्छा, मैं क्विकली सर हम सब तो बात करते रहेंगे, मैं क्विकली गरीदा के पास एक मरतबा फिर जाऊँ। गरीदा, इस वक्त माहौल क्या है? क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि खान साहब जब तकरीर करेंगे तो जाहिर है कि उसमें वो ऐलान कर सकते हैं कि PTI उनके साथ है, किस हद तक है, ये तहरीक कितनी आगे चलेगी। क्योंकि ऐलान अगर आखिर में होगा ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से, तो जाहिर है कि खान साहब की तकरीर उससे पहले होगी, पता नहीं चलेगा। वहाँ सुन क्या रही हैं आप कि स्केड्यूल क्या हो सकते थे एहतजाजी तहरीक का? जी की कंपनी का वो मुलाजिम भी हो। जी बिल्कुल आसमा जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि इमरान खान की स्पीच के बाद तवक्को की जा रही है कि कादरी साहब एक बार फिर खिताब करेंगे और उसमें अपने लाया अमल का ऐलान कर देंगे। तो ये अभी डेलिब्रेशन चल रही है। खुर्रम गंडापुर साहब अभी थोड़ी देर पहले भी इमरान खान और और यही डेलिब्रेशन चल रही है कि अनाउंसमेंट कौन करेगा अगले फेज की। लेकिन आसमा जी, अगले फेज की अनाउंसमेंट जो भी हो, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, और दीगर जो सियासी और मजहबी जमातें हैं उनके कायदीन यहाँ से जा चुके हैं। तो जो टेंजिबली और नोटेबली यहाँ पर मौजूद हैं वो सिर्फ 2 कायदीन हैं, और एक कादरी साहब हैं, एक इमरान खान साहब हैं। हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी देखा था कि जब एलामिया रखने का मौका आया था तो MQM पाकिस्तान वहां से चली गई थी। तो बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन हमें यहाँ पे नजर आ रही है कि कोई भी बड़ा लीडर सिवाय कादरी साहब और इमरान खान साहब के यहाँ पर मौजूद नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब यहाँ से जा चुके हैं, जरदारी साहब पहले जा चुके हैं, तो जो ऐलान होगा वो ताहिरुल कादरी साहब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा, थैंक यू सो मच। मैं क्विक ब्रेक लेना चाहूँ। एक चीज इधर में बता, इमरान खान ने आज होशियारी ये की, वैसे होशियारी हमेशा आसिफ साहब करता है कि इन्होंने अपनी आखिरी में स्पीच रखाई है, क्योंकि इसकी पॉलिटिक्स खत्म होने जा रही थी कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठना। और आप अभी देखेंगे अपनी स्पीच के अंदर वो दोबारा वो करप्शन, ये वो बातें सारी दोबारा ये कर देंगे। अच्छा। अगर उसको सियासत देखना यही है कि वैसे नहीं, जने साहब मजे साहब शामी साहब भी अगर है तो हमारे साथ कि यही देखना है कि इमरान खान साहब खिताब में कहेंगे क्या। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम फौरन वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम बात कर रहे थे जना साहब के अब ये देखना है कि खान साहब क्या अनाउंस करते हैं और किस तरह से। और आप एक और बात भी कह रहे थे, आप कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे नज़दीक बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है रहनुमाओं की सर, कि वो क्या बिहेव कर रहे हैं, वो किस तरह खड़े हो रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस अंदाज में बात कर रहे हैं। असमा, मैं आई एग्री विद यू, बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इतने बड़े क्राउड में जब इतना एक रश भी हो और एक आदमी को, खान साहब तो स्टेयर चढ़ते हुए किसी ने बाजू पकड़ लिया तो ही कैन लूज टेम्पर, तो वो नहीं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ना कि वो इधर नहीं बैठना चाह रहे थे, उधर बैठना चाह रहे थे, तो वो अपने स्पीच से पहले जो स्पीच को फाइन ट्यून करना होता है इतनी बड़ी गैदरिंग में जहाँ स्टेक्स इतने आए हों, तो वो चाहते थे, मुझे लगता है कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के साथ एतजाज़ असद से दूर बैठना इसलिए पसंद किया कि वो लास्ट मोमेंट पे
ये जानना चाह रहे होंगे कि जरदारी साहब मेरे से पहले क्या बात करके गए हैं, बिकॉज ही मस्ट बी ऑन हिज वे, और वो फाइन ट्यून करना चाहते होंगे अपनी थॉट्स को कि मैं क्या कहूंगा, तो आप बताओ फाइनली कोई अभी भी है समथिंग टू से और व्हाट ऑल। तो मेरे ख्याल में उसको लेट्स नॉट रीड मच इनटू इट। आप क्यों हंस रहे हैं डॉक्टर साहब? आई मीन देखिए ये जनरल साहब ने ये उनका एनालिसिस है ना, जनरल साहब की जो एनालिसिस है ना, एक पीटीआई की जो एनालिसिस के भाई है वो खुद ब खुद माहौल बन जाएगा। उधर एक सीनियर लोग कमर जमान कायरा और एजाज हसन बैठे हैं, उधर से उनको बुलाता है कि आप इधर आ जाओ, आप और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखने में आ रही है। और मैं तो आपको ये भी कहता हूं कि उन्होंने जो पहले खिताब करना था बाद में जो खिताब किया है, क्योंकि उसको बाद में समझ में आया कि मैंने डिसीजन तो ले लिया है इकट्ठे बैठने का, मगर पूरी 20 साल मैंने सियासत जो है इसके ऊपर की है, तो आखिर में मैं ऐसी स्पीच करके जाऊंगा। अच्छा वैसे मज़हर साहब, आप जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि आज इमरान खान खिताब करें और उसमें वो करप्शन और करप्ट माफिया की बात ना करें, और जब वो करप्ट माफिया की बात करते हैं तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन क्या वो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ भी आज बोलेंगे? और अगर नहीं बोलेंगे तो उनका वोटर क्या समझेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आज वो बोलेंगे। वो बहुत नेचुरल है कि चूँकि जरदारी साहब ने भी उनका बिल्कुल जिक्र नहीं किया, तो ना जहाँ शुक्रिया अदा किया, वो नारे भी जो आखिर में लगाया उन्होंने डॉक्टर साहब का ही नारा लगाया, उसमें खान साहब का नारा नहीं लगाया। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान उसका इस वक्त कम से कम इस तकरीर में जी जमहूरियत भी आधा खा गए वो तो वो ये कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी बात, अहम बात यह है आसमा के इमरान खान एक तो बोलते क्या हैं। जरदारी साहब का मुझे ये पता है कि कल रात जो डेलिब्रेशंस हुई हैं बिलावल हाउस में, उसमें जरदारी साहब को कुछ सीनियर लीडर्स ने ये मशवरा दिया था कि कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर ना करें, कोई बहुत ज़्यादा जज्बाती तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी आज जो तकरीर थी वो महज टोकन प्रेजेंस थी उनकी। देखिए, कोई भी इतने बड़े जलसे में अगर आप खिताब कर रहे हैं तो आप 10 मिनट में खिताब वाइंड अप नहीं कर देते, और बहुत से लोगों के अपने व्यूज हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से ये डिसअपॉइंटिंग स्पीच थी उनकी। उन्होंने मॉडल टाउन कह रहे एक्सप्रेशनलेस, लेकिन बातें तो बड़ी कर दी उन्होंने कि आपको यकीनन अच्छी लगी होगी तकरीर उसमें। नहीं तकब्बुर तो खैर अब देखिए सियासी जमातों में होता है ना। डॉक्टर इलामा ताहिर नहीं कहता मैं ये कर सकता हूँ। आज आसिफ साहब का भी एक संकट बने हुए उन्होंने कहा मैं जब चाहूं बलोचिस्तान में तो मैंने सिर्फ अच्छा मैं साहब उन्होंने कहा बलोचिस्तान में तो मैंने बस दुआ की थी। आई मीन ये तो बहुत बड़ी बलोचिस्तान में तो उन्होंने एडमिट कर लिया ना। देखिए, बलूचिस्तान का जिक्र करके और कुद्दूस बिजंजो का जिक्र करते तो उन्होंने एडमिट कर लिया कि उनका रोल क्या रहा है बलूचिस्तान में। ये सूरत हाल देखिए, ये कोई बहुत इमरान खान के लिए जरदारी साहब के साथ जाना बहुत ज्यादा उनके लिए स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि नुकसान जरदारी साहब का नुकसान नहीं होगा, उनका तो कोई फायदा हो सकता है, नुकसान क्या उनका क्या होगा, पीटीआई का नुकसान होगा, मुझे आगे जाएगी। ठीक बात है, अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ये आपका ख्याल है, कोई रोल नहीं। अच्छा नहीं, बलूचिस्तान में आपका ख्याल है किसका रोल है? जिसका भी है पीपुल्स पार्टी का रोल नहीं है। नहीं क्यों, अब्दुल कयूम सुमरो वहां पे थे 4-5 दिन, सारी पार्टी का रोल है, सब अपनी पार्टी का रोल है। देखिए, मैं कल भी अपनी लीडरशिप के साथ था और मेरी भाई ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा है, मैं समझता हूँ आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी अगर ग्रीवेंसेस हल नहीं होते हैं, वो किसी से दूर नहीं है। मजहर साहब भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है, मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, तो वहां पे जो लोग रहते हैं वो आपको पता है वन की काठी मिलके और एक दरख्त बन जाता है, तो वो किसी भी पार्टी के साथ एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट नहीं होती है। बलूचिस्तान में इतना रातों रात मुस्लिम लीग नून के हाथ से पार्टी ही निकल गई। प्राइम मिनिस्टर का फोन भी किसी ने उठाया। ये प्राइम मिनिस्टर का इतना आसान जवाब नहीं है जितना आप दे रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ये अच्छा जनरल साहब से पूछे, जनरल साहब वहाँ हुआ क्या, आप ही बता दें। नहीं, मुझे आई एम एज यू आर, बट ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से बलूचिस्तान जाते हैं, वहां ठहरते हैं और कोई आदमी उनसे अपनी पार्टी का मुलाकात करने को तैयार नहीं है, उनका फोन नहीं उठाता, तो अब आप बताएं कि फिर डैमेज किसने? अब पार्टी ने अपने हाथ से खुद खो दिया सब कुछ। नहीं, वो कह रहे हिस्ट्री रही है कि वो असेंबली जो है हमेशा से इन्फ्लुएंस्ड रही है, लेकिन किसकी रही है वो नहीं बताया है ना। नहीं, ये बातें ये फिर गहरा काटती हैं। आज अगर आप अपनी पार्टी को ये मैसेज दे रहे हैं कि बलूचिस्तान वाले तो हैं ही ऐसे, वो ऐसे कर जाया करते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ, मेरी कल अपनी लीडरशिप के साथ बात हुई और कल मेरी सरफराज बुक्टी से भी
मुलाकात हुई है उससे भी डिस्कस हुआ है। बात यह है कि जब एक एक्सट्रीम लेवल पे ग्रीवेंसेस चले गए, जब हल नहीं हुए, वो एक कदम आगे चले गए थे, इसकी वजह से उन्होंने कहा मैं आपको एक चीज सुनवाना चाहती हूँ मज़ा साहब, मैं आपको ग्रीवेंसेस की बात है ना, मैं आपको सुनवाती हूँ। रियाज पीरजादा साहब ने भी कुछ इसी तरह के जज्बात का इजहार किया है। अब पंजाब असेंबली में तो वो नहीं होने लगा जी, वो जरा रियाज पीरजादा साहब ने अभी कल ही कहा है इस्लामाबाद के अंदर, जरा सुनवाइएगा वो क्या रहे। दुबई में प्लाजे पूछते फिर रहे हैं कि मैं निकाला क्यों, और जो बेचारे पूछते फिर रहे हैं कि मैं निकाला क्यों, वो रोते होते थे जी हमारी फैक्ट्रियां ले ली, किस मुसीबत में डाल दिए गए। अब तो दिल वो बागी वाली बात है, टेन्योर पूरा हो रहा है इंशाल्लाह, और अगर सियासत में रहे तो फिर कुछ नई जद्दोजहद करेंगे। जिसने अपने रिश्तेदार पाले और जो लोग इलाज कराने के लिए और अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं वो इस मुल्क के नहीं है। डॉक्टर साहब आपने देखे, मैं रियाज पीरजादा की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, इसमें कोई शुबा नहीं है, बंदा है, मगर एक चीज मैं जरूर ये सोचता हूँ, और मैं कभी रियाज पीरजादा की बात हो या रजा हयात बात हो या अपना आयशा गुलाले की बात हो, ये आप पॉलिटिक अपने लीडरशिप के खिलाफ भी बात करते हैं और मगर पार्टी भी नहीं छोड़ते हैं, तो ये कम से कम इन चीजों के अंदर जो है वो होना चाहिए कि नहीं मगर वो पार्टी, वो तो चौधरी निसार भी नहीं छोड़े, मतलब जन साहब वो भी तो कम से कम इतनी लेवल पे देखो, पार्टी के अंदर मैं भी बात करता नहीं, तो आप हमें ग्रीवेंसेस होते हैं तो क्या बहुत सारी बातों के ऊपर, मगर मीडिया के ऊपर ओपन फोरम के ऊपर जब आदमी बात करता है अपनी लीडरशिप के हवाले से तो मैं समझता हूँ फिर कम से कम रियाज पीरजादा साहब तो पहले भी बातें करते रहे जनरल साहब, ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन ये इशारा किस बात का है इस पे बात करते हैं कि ये इशारा उसी का है जो सरफराज बुगटी और बाकी लोगों ने बलूचिस्तान में किया कि यहाँ सरफराज बुगटी वालों ने जो एतमाद की जो इज़हार किया वो किया सरदार सनाला के ऊपर, मगर ये नहीं कहा, उन्होंने ये जरूर कहा कि लीडरशिप ने हमारी बात नहीं सुनी, हमने बार बार अपने ग्रीवेंसेस बताए, तो काफ लीग से हमने ग्रीवेंसेस पीएमएलएन से नहीं आया, वो क्यों आया इस वजह से कि उनकी आपस में नून लीग के अंदर इतने लोग थे जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि कितने वोट लेके आया ये भी गिन लेना, 41 वो तो चाहे 500 ऐसे तो बलोचिस्तान के यहाँ पे भी जो एमएनए वगैरह भी आते हैं, एमपीए वगैरह, वो भी वहां पे वोटों का आता ही 5-6 हज़ार 7 हज़ार लोगों के ऊपर है, तो वो तो एक सिस्टम होना चाहिए उनका, वो नहीं असेंबली के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो वोट अच्छा मैं बिल्कुल, लेकिन जनरल साहब ये जो जरदारी साहब ने मुजीबुर रहमान के साथ मिला दिया मियाँ साहब को, ठीक है उन्होंने एग्जाम्पल दी और एक माजी के हिसाब से एग्जाम्पल की, हम कब तक अपने सियासी रहनुमाओं को गद्दार करार देते रहेंगे? पहले बीबी को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था, अब नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है। देखिए नवाज शरीफ ने खुद इस बात को दावत दी है, इस क्रिटिसिज्म को, इस तनकीद को, इस परसेप्शन को उन्होंने खुद दावत दी है। अगर नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, अगर वो ये कह रहा है कि मुजीबुर रहमान मुहिब्बे वतन आदमी था, इन लोगों ने उसे बागी बना दिया, मेरे भी दिल को जख्म इतने न लगाओ कि मुझे भी उस तरफ मत धकेलो, तो अगर ये उनकी सोच है कि मैं भी मुजीबुर रहमान बन सकता हूं या मुजीबुर रहमान मुहिब्बे वतन था, मुझे लगता है इन्होंने उनके 6 नुकाती फार्मूला भी नहीं पढ़ा जो उस वक्त इलेक्शन के वक्त दिया था मुजीबुर रहमान वो तो बहुत बाद में और उससे पहले का जो कंडक्ट है शेख मुजीबुर रहमान का, इन्होंने वो भी नहीं जाना, इन्होंने तारीख की तरफ गए ही नहीं, और एक मिसाल दे दी कि एक मुहिब्बे वतन शख्स था उसको इन्होंने बागी बनाया, तो अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि मुझे भी बागी बनाया जा रहा है। अब अपने आप को इक्वेट कर रहे हैं एक ऐसी शख्स के साथ जो पाकिस्तान में एस्टैब्लिश्ड गद्दार वतन है, और मोदी ने ढाका में खड़े होकर कहा शामिल है आपकी आज़ादी में और मुफ्ती बानी को हमने बनाया। वो ठीक है, लेकिन मज़ा साहब आप जरदारी साहब के इस खिताब को, इन जुमलों को, और फिर जो उन्होंने कहा कि मैं जब चाहूँ निकलवा दूँ, आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? आपका एनालिसिस क्या है सर इस पर? नहीं देखिए, नवाज शरीफ ने मुजीब का जिक्र किन हवालों से किया और अब हम क्या बात कर रहे हैं, तारीखी हवाले से भी तो देख लेना चाहिए ना, कि अगर जो अभी जनरल साहब बात कर रहे थे अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नैरेटिव दुरुस्त था, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो, क्योंकि बहरहाल 70 के इंतखाबात तो अवामी लीग जीती थी और आईनी तौर पे और जमहूरी तरीका तो यही था कि शेख मुजीब को इख्तिदार दे दिया जाता,
और इलेक्शन जब आप जीत गए हैं तो इख्तिदार ना देने की वजह से सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई है ना। बाकी तो सियासी हम तजिया करते रहेंगे कि कोई तारीखी हवाले से किस तरह रहा है, और नवाज शरीफ साहब ने कॉन्टेक्स्ट में यही दिया, उन्होंने कहा अब फिर एक दफा फिर इलेक्शंस को इंजीनियर करने की कोशिश की जा रही है, लाडलों को जितवाने की उन्होंने बात की और फिर आगे जाके ये बात उन्होंने कर दी। तो क्या आप उनके एक हिस्से से मुत्तफिक हैं, लेकिन जो दूसरा हिस्सा उन्होंने कहा वो उससे आप मुत्तफिक नहीं है, वो उनको नहीं कहना चाहिए? नहीं, देखिए नवाज शरीफ साहब का केस इसलिए कमजोर है चूंकि जो वो बयानिया पेश करें, सबसे पहले तो मैं उस बयानिए पे उस वक्त खड़ा हूं जब साहब ब्रेकिंग न्यूज आ गई सर ब्रेकिंग न्यूज आ गई सर, शेख रशीद साहब जो हैं वो असेंबली से मुस्ताफी होने का ऐलान कर रहे हैं और उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अभी जो हमें बताया गया है कि वो इस्तीफा दे देंगे। अब वो इस्तीफा अगर तो असेंबली गिर जाएगी फिर सर अगर 1 फरवरी को देते हैं तो फिर तो ज़िमनी इंतखाब उनके हल्के में नहीं हो सकता, क्योंकि 120 दिन रह जाएंगे और ज़िमनी इंतखाब नहीं होगा। तो ये जो रियाज पीरजादा साहब बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सब 1 फरवरी तक होना शुरू हो जाएगा। रियाज पीरजादा साहब, देखिए रियाज पीरजादा साहब का मादी का भी जो कंडक्ट रहा है, जो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने से पहले, वो भी कोई तारीखी हवाले से कोई बहुत अच्छा सियासी कंडक्ट या अच्छी मॉरल पोजीशन से वो नहीं खड़े रहे। ठीक रहा है? नहीं, तो इस वक्त जिसकी बात हो रही है उसी की बात करेंगे ना, बाकी हम सब की बात कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जिस पोजीशन पे, वैसे तो आप देखिए तो आपके यहाँ सिस्टम ही कहाँ चलने दिया जाता, तो सबके कंडक्ट की आज नवाज शरीफ साहब जो इतने ज़्यादा पूरी शरीफ बरादरान और जाति उमरा की बातें हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब को लाया किस तरह गया था सियासत में, और कौन लाया था और किस लिए लाया था? अच्छा, मगर एक सवाल है, वो किस हद तक जिम्मेदार है? अगर असेंबलियों से इस्तीफे, जैसे कि अभी शेख रशीद वो कह रहे खान साहब को आप भी निकले और हम छोड़ के जाते हैं, अगर वो इस्तीफे दे देते हैं असेंबलियों से 1 फरवरी से पहले, तो फिर तो अजीब सी सूरत हाल नहीं होगी? एक मैं आपको बात देखिए, अगर सेनेट का इलेक्शन नहीं होता, अगर सेनेट का इलेक्शन नहीं होता तो ये नून लीग की सियासी फतह होगी। ठीक नहीं, मैं आपको बताऊं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि इलेक्शन नहीं होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि सेनेट इलेक्शन तो जाहिर है जब असेंबलियां नहीं रहेगी तो सर इलेक्टोरल कॉलेज तो खत्म हो जाएगा। जब नेशनल असेंबली नहीं रहेगी या तो फिर होगा, वरना प्रोविंशियल असेंबली। तो यही वो खेल है जो मियां साहब कह रहे हैं कि उनकी अक्सरियत को आने से रोका जा रहा है। असेंबली ना हो या 2 ना हो तो इंतखाबात नहीं होंगे। तो क्या ये अक्सरियत उनको रोकने के लिए सेनेट के अंदर वो हो जाएगा ना, 3 अगर प्रोविंशियल असेंबली नहीं रहे तो इलेक्टोरल कॉलेज तो है ही नहीं, वो तो बिल्कुल वो तो इनकम्प्लीट है, तो वो तो इलेक्शन नहीं होगा। यही तो मियां साहब कह रहे हैं कि उनको रोका जा, फिर मतलब 71 वाली सिचुएशन पैदा की जा रही है। मज़ाक आसमा, पहली देखिए आसमा बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकते हैं। जी कंप्लीट मैं नहीं समझता हूं ये जी आप कंप्लीट कर लें बात फिर मैं। जी सर, देखिए आसमा, अगर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकना हुआ ना, अगर सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सिंध में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि सिंध असेंबली डिसॉल्व की जाए, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सिचुएशन नहीं है, बलूचिस्तान में अभी एक नया वजीर आला आया है, ऐसे में अगर 3 असेंबलियां डिसॉल्व कर दें आप तो इसके क्या माने हुए? क्या जी लास्ट कमेंट सर, क्या माने हुए? पहली चीज तो ये कि मैं ख्याल है कि हमें खान साहब स्टेज पे आ गए, हमें जाना पड़ेगा सर। खान साहब के कहने के चलते खान साहब की स्पीच सुनने के लिए नहीं होगी।